हेलो एवरीवन, मैं सुभद्रा सिंह स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल 3M स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए BSSC मेंस का प्रैक्टिस सेट 16 लेकर के आई हूं और इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को 30+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस वीडियो हमारे साथ अंत तक बने रहें यदि आप इस एग्जाम में एक सीट इंश्योर करना चाहते हैं तो चलिए फिर हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने से पहले अभी तक इस फैमिली के सदस्य नहीं बने हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबा करके इस फैमिली के सदस्य बन जाए और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें। तो चलिए फिर हम लोग इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आइए हम लोग देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है आपका कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना की थी किसने की थी। हम लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी को और दूसरे नाम से भी जानते हैं, कौन से? ब्रह्म विद्या समाज, ब्रह्म विद्या समिति या समाज के नाम से हम लोग जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी को जानते हैं। और इसकी स्थापना जो है न्यूयॉर्क में, कहाँ पे? न्यूयॉर्क में 1875 ईस्वी में मैडम HP ब्लॉटेस्की एवं कर्नट अलकार्ट ये दोनों ने मिलकर के न्यूयॉर्क में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। और भारत में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की शाखा जो खुली थी वो कब खुली थी? तो 1879 ईस्वी में जो है भारत के मद्रास में जो है वहाँ पे एक थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक शाखा खुली थी और मद्रास में खुली थी और वहाँ की जो हेडक्वार्टर था मद्रास का तो अड्यार में था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो शाखा मद्रास में खुली थी तो उसका जो हेडक्वार्टर था कहाँ पे था? अड्यार में था। तो ये सारे पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और मद्रास में जो शाखा खुली थी तो वहाँ पे अध्यक्षता जो की थी, वहाँ का देखरेख जो करती थी, कौन करती थी? एनी बेसेंट करती थी। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बी में आपके राजा राम मोहन राय है, तो राजा राम मोहन राय को जो है आधुनिक भारत के पुनर्निर्माता कहे जाते हैं। किसको? राजा राम मोहन राय को। और राजा राम मोहन राय जो है जैसे एक आत्मीय सभा 1915 में इसकी स्थापना किए थे, वेदांत कॉलेज इसकी स्थापना 1825 में किए थे और ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे 1828 में। तो इस तरह से बहुत सारे समाज की जो है स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय ने। तो इस पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखेंगे। और महात्मा गांधी जो है हरिजन सेवक संघ, किसका? हरिजन सेवक संघ की स्थापना किए थे कौन? महात्मा गांधी ने और 1932 ईस्वी में किए थे। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। और हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना किए थे वह पुणे में किए थे। कहाँ पे किए थे? पुणे में किए थे। आपका 4 ऑप्शन में है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो है बेलूर मठ, रामकृष्ण मिशन एक्सेट्रा की स्थापना किए थे। तो बेलूर मठ की जो स्थापना किए थे कब किए थे? तो 1887 ईस्वी में किए थे। और रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किए थे 1857 ईस्वी में किए थे स्वामी विवेकानंद जी ने। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इस क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शन थे। इन 4 ऑप्शन में जो भी व्यक्ति थे, जो भी महान व्यक्ति थे, उन सारे के बारे में हम लोग यहाँ पे अच्छे से जाने। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 2 में है कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया। तो इस क्वेश्चन में यह कहा गया कि वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखे थे तो वह कौन से उपन्यास से लिए थे। तो यह जो कौन से उपन्यास से लिया था? तो यह आनंद मठ से लिया था। किसे? आनंद मठ से लिया था। तो क्लियर। और आपका ए में है स्वराज। स्वराज शब्द का जो सबसे सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसने किया था स्वराज शब्द का प्रयोग? तो वह दादा भाई नेरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो ये पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। यहाँ पे पल रहस्य तो एक इसी से रिलेटेड गीता रहस्य जिसकी जो रचना की थी किसने किए थे? बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। तो ये पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 3 में है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की थी। तो किसने की थी?
कैप्टन, यहाँ पे टन नहीं होगा, कैप्टन होगा। ऑप्शन बी में जो आपको टन दिख रहा है, टन की जगह कैप्टन होगा। कैप्टन मोहन सिंह ने जो है सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की थी। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 4 में है, क्या है क्वेश्चन नंबर आपके 4 में कि 19 या इसको 1905 कहे या 1905 कहे, तो 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय उसमें कौन था? लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। और इसे कौन सी नीति चलाई थी? फूट डालो राज करो। कौन सी नीति? फूट डालो राज करो नीति चलाई थी। इसी कारण जो है उसने क्या किया था, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 वर्गों में विभाजित कर दिया था, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल में विभाजित कर दिया था। और लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था 1899 से लेकर के 1905 तक जो है यहाँ के वायसराय रहे थे, भारत के वायसराय रहे थे। और लॉर्ड कैनिंग जो थे यह कब थे वायसराय भारत के? तो 1857 की जो क्रांति हुई थी तो उसमें जो लॉर्ड कैनिंग ही जो थे भारत के वायसराय थे। और इसका कार्यकाल की बात करें तो 1857 नहीं, 1856 से लेकर 1862 तक, 1856 से लेकर के 1862 तक जो है लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था। और लॉर्ड वेलेस्ली का जो कार्यकाल था या भारत में कब तक ये वायसराय रहे? तो 1798 से लेकर के 1805 ईस्वी तक रहे थे। और सहायक संधि की जो स्थापना की थी या दी थी तो किसने दी थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने दी थी। ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 5 में है कि महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी? तो कौन सी घटना के कारण उसको प्रसिद्धि मिली थी? तो चंपारण सत्याग्रह के कारण जो है उनको क्या मिली थी? प्रसिद्धि मिली थी। और गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में। उसके बाद चंपारण में आकर के यह क्या किए थे? चंपारण सत्याग्रह किए थे। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन ने किया था? तो 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का जो गठन किया था किसने किया था? तो कांग्रेस के सदस्य थे या कांग्रेस के नेता थे कौन? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। कौन कौन थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो थे वह कांग्रेस के ही नेता थे। उन्हीं दोनों ने मिल करके 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन सी में आपके मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई है 1906 ईस्वी में हुए है। तो इसको भी आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 की। और क्वेश्चन नंबर आपके 7 में है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार का शोक नदी कहलाती है? तो कौन सी नदी? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसी तरह से बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। तो ये भी पर आप लोग माइंड में रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कोसी नदी को सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी भी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्ग जो है कोसी नदी ही बदलती है। और गंडक, सोन ये सभी नदियाँ जो है बिहार में ही गंगा नदी से आकर के मिल जाती है। और सोन नदी जहाँ दक्षिण बिहार की नदी है, वहीं गंडक जो है उत्तर बिहार की नदियाँ हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके क्वेश्चन नंबर 8 में है कि बैरोनी तेल शोधक कारखाने की तेल शोधन क्षमता जो है कितनी है? तो 33 लाख टन है। कितना है? 33 लाख टन है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना प्रियम्बल है में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसमें एक ही बार अभी तक जो है क्या हुआ है? संशोधन हुआ है। और इसके तहत जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 10 में है
10 में आपका क्या है, भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा या फेडरल सिस्टम का विचार कहाँ से लिया है, तो कहाँ से लिया है, या कनाडा से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यूएसए से हम लोग क्या क्या लिए हैं, यूएसए के संविधान से हमारे संविधान में क्या क्या जोड़ा गया है, मौलिक अधिकार, उसके बाद न्यायिक सक्रियता, ये सभी जो है कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से हम लोग समवर्ती सूची को लिए हैं। हमारे संविधान में जो समवर्ती सूची का जो वर्णन है, तो ये कौन से संविधान से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और वैसे यूएसए में जो न्यायिक सक्रियता हो गया, मौलिक अधिकार, ये कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से। ये सारे पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुकी हैं। और आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। उसके बाद मूल कर्तव्य को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 11 में है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है, तो कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थानों का संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। 73वां संविधान संशोधन जब 1993 ईस्वी में हुआ था, तो उसी समय जो पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और पंचायती राज संस्थानों को जो संवैधानिक आधार प्रदान किया गया, तो भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची के तहत, तो अनुसूची 11 भाग 9 के तहत। और यदि हम लोग पंचायती राज की बात किए तो 73वां संविधान संशोधन, और यदि हम लोग नगर निगम की बात करें तो नगर निगम की जो संस्थाओं का जो संवैधानिक आधार प्रदान किया गया भारतीय संविधान में, तो कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो 74वां संविधान संशोधन के तहत जो है नगर निगम को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया और अनुसूची उसे 12 में रखा गया और भाग 10 में। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। इन दोनों को आप जो है रिलेट करके पढ़ेंगे। देखिए, कोई भी चीज़ रिलेट करने से पढ़ने से क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ को श्रृंखलाबद्ध रूप से पढ़ते हैं तो माइंड में सेट हो जाता है, एक कहानी के रूप में माइंड में फिट हो जाती है, जिसको कि आप लोग ज़िंदगी भर उसको नहीं भूल पाते हैं और वह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। इसीलिए मैं कोई भी क्वेश्चन को जो बताती हूँ आप लोगों को, तो मैं उसके इर्द गिर्द जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी जानकारी मुझे प्राप्त होती है, मैं सारे जो है आप लोगों के सामने रखती हूँ, ताकि आपके माइंड में एक चेन बन जाए और वह क्वेश्चन जो है आपके माइंड में हमेशा के लिए सेट हो जाए। इसीलिए मैं हर क्वेश्चन को थोड़ा लॉन्ग से डिस्कस करती हूँ। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके क्वेश्चन नंबर 12 में है कि अन्नामलाई इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी कहाँ मिलती है, तो ये कहाँ पे मिलती है, अनईमुडी में मिलती है। कहाँ पे मिलती है, अनईमुडी में मिलती है। देखिए, अनईमुडी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अनईमुडी में जो है 3 पहाड़ियाँ आकर के मिलती है और वहाँ पर एक चोटी बन जाती है, जिसको हम लोग अनईमुडी के नाम से जानते हैं, और दक्षिण भारत की यह सबसे ऊंची चोटी है। एक कॉन्सेप्ट के रूप में हम लोग समझें तो मान लीजिए ये अनईमुडी है। कौन सा है, ये अनईमुडी है, चोटी है जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यहीं से एक उत्तर की ओर पहाड़ी जाती है, जो कौन सी श्रृंखला की पहाड़ी है, उसको हम लोग अन्नामलाई के नाम से जानते हैं। कौन सा, अन्नामलाई। और एक दक्षिण की ओर जाती है, जिसको हम लोग इलायची पहाड़ी के नाम से जानते हैं, और इसे हम लोग कार्डामम कभी कहते हैं। इलायची पहाड़ी को हम लोग कार्डामम पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। एक पहाड़ी जो है दक्षिण नहीं, उत्तर पूर्व की ओर जाता है, जिसको हम लोग पालनी पहाड़ी के नाम से जानते हैं। और यही तीनों पहाड़ी जहाँ पर आकर के आपस में मिलती है, तो वहीं पे बहुत ही ऊंची चोटी का निर्माण होता है, जिसको हम लोग अनईमुडी के नाम से जानते हैं, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई जो है 2696 मीटर है। तो यह भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्लियर। और ये सभी कहाँ पे है, तो यह जो है कहाँ पे, तमिलनाडु में है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर आपके 13 में है कि भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है। तो भारत में शक्तिशाली एल नीनो जो आता है उसके आने से क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ती है हमारे भारत में। तो एल नीनो के आने से जो है सूखा अधिक पड़ता है। एल नीनो का अपोजिट ला नीनो होता है। जब हमारे देश में ला नीनो आता है तो क्या होता है कि अति वर्षा, बहुत अधिक वर्षा होती है। इसी तरह से भारत में जब शक्तिशाली एल नीनो आता है तो उससे कारण क्या होती है, हमारे भारत में सूखे पड़ती है। और एल नीनो कब आता है, तो मानसून के दरमियान आता है। जब एल नीनो बहुत ही सक्रिय हो जाती है तो मानसून जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो हमारे भारत में आती है लगभग जून, हाफ जून के आसपास आती है, लगभग सितंबर अक्टूबर के आसपास रहती है, उसके बाद रिटर्न हो जाती है अक्टूबर नवंबर के आसपास रिटर्न हो जाती है। तो इस दौरान जो है एल नीनो जो है वह दक्षिण पश्चिम मानसून में क्या करती है, बहुत ही अधिक प्रभावित करती है उसको, जिसके कारण क्या होता है भारत के कुछ क्षेत्रों में सुखाड़ पड़ जाती है, कुछ क्षेत्रों में क्या होता है अधिक वर्षा हो जाती है। जहाँ पे अधिक वर्षा होती है तो वो उस भाग में किसका प्रभाव होता है, ला नीनो का, और जिस भाग में सूखा पड़ती है तो उस भाग में क्या प्रभाव पड़ता है, किसका प्रभाव पड़ता है, एल नीनो का प्रभाव पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब कराना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि वृहद हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है। तो पूर्वी छोर में कौन सा है, नामचा बरवा है। तो इस क्वेश्चन का जवाब का राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए वृहद हिमालय अर्थात जिसको हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं, हमारे देश में वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी सभी की जो है श्रेणियाँ यहाँ पे से वृहद नहीं, हिमालय की ये सारी श्रृंखलाएं जो है भारत में। जैसे भारत में मान लीजिए ये वृहद हिमालय है तो उसके नीचे लघु हिमालय है, उसके फिर नीचे क्या है, शिवालिक श्रेणी है। तो ये सभी श्रेणी हमारे भारत में है। और उसके बाद जब पूर्वोत्तर भारत में जाती है तो यही हिमालय इसे मोड़ लेती है। तो मिजोरम, मणिपुर, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सभी राज्य में जो है हिमालय को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे नागालैंड में नागा पहाड़ी, इसी तरह से अरुणाचल प्रदेश में उसका अलग नाम है, मिजोरम में उसका अलग नाम है, मणिपुर में उसका अलग नाम है। मणिपुर में हम लोग मणिपुरी पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से इसका अलग अलग नाम है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 15 में है, 15 में आपके क्वेश्चन है कि सुंदरवन क्षेत्र में है, सुंदरवन क्षेत्र में क्या है। तो सुंदरवन क्षेत्र में जो मैंग्रोव वन पाया जाता है, कौन सा वन, मैंग्रोव वन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 16 में है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था। देखिए यह क्वेश्चन जो है इससे पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले कोई क्वेश्चन था तो उसमें हम लोग जो है इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए हम लोग यहाँ भी डिस्कस करते हैं। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था। तो मूल संविधान में जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता व राष्ट्र की अखंडता शब्द को जो है भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना में जो है इसे सम्मिलित नहीं किया गया था। और यह कब किया गया है भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जो है किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के झारखंड आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो झारखंड आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था, तो झारखंड राज्य की स्थापना के लिए, अलग राज्य की स्थापना के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि झारखंड जो है बिहार से ही अलग होकर के अलग राज्य बना है। 2000 ईस्वी में यह झारखंड जो है बिहार से अलग होकर के अलग स्टेट बना है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 17 का, तो बी हो जाएगा। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किसे मृत्यु के बाद भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है ऑप्शन में जितने भी दिए हुए हैं, तो इन चारों ऑप्शन में से जो डी ऑप्शन है आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसको जो है मृत्यु के पश्चात नहीं, मृत्यु के पहले ही इसको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है।
तो कब किया गया था? 1955 ईस्वी में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, इन सभी को जो है मृत्यु के तत्पश्चात जो है भारत रत्न दिया गया और सुभाष चंद्र बोस को 1992 में दिया गया था। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि द विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी लिखा गया था, तो किसके द्वारा लिखा गया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन का जवाब का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है यह, इससे बहुत भी बार एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है। तो इस दृष्टिकोण से यह पॉइंट या यह बुक आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। KR नारायण, ऑप्शन ए में आपका KR नारायण, यह जो है इसके द्वारा जो रचित एक बुक है मालागुडीज डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत ही बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। मालागुडी डे जो पुस्तक है किसने? RK नारायण ने लिखा है। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर आपके 20 में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही तरह से सुमेलित है? तो आइए हम लोग देखते हैं फोर ऑप्शन में कौन सा सुमेलित है। भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश, नो रॉन्ग है। भरतनाट्यम कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में। कुचिपुड़ी जो होता है आंध्र प्रदेश में। और कथकली केरल में, हाँ ये आपका राइट है, कथकली केरल में ही होता है। उसके बाद डी, कथक जो है कहाँ पे होता है? कथक उत्तर प्रदेश में होता है। और इसी तरह से एक ऐसे 7 लोक नृत्य शास्त्र नृत्य है। तो यहाँ पे 4 को डिस्कस किए। एक असम का है सात्विया, असम का कौन सा है? सात्विया लोक नृत्य नहीं, शास्त्रीय नृत्य है। इसी तरह से मोनी अट्टम भी है, मोनीपट्टम आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य है। और उसके बाद एक कौन है, भूल रहे हैं, तो आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि और एक कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। तो वैसे आप इन 7 के बारे में कमेंट बॉक्स में हमको लिख करके बताएं, कमेंट्स करें। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 21 में है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है। CTBT एक पद है जो संबंध है, तो यह किससे संबंध है? नाभिकीय शस्त्र से संबंधित है। किससे संबंध रहा है? नाभिकीय शस्त्र से। और CTBT का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी होता है। और इसकी स्थापना जो भी थी 24 सितंबर 1996 को हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया का कैपिटल जो वियना है वहाँ पे है इसका हेड क्वार्टर CTBT का। और ऑस्ट्रिया की हम लोग बात किए तो ऑस्ट्रिया का कैपिटल कहाँ? वियना है। और इसका करेंसी क्या है? यूरो है। ऑस्ट्रिया का करेंसी यूरो है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 22 में है कि वैद्युत ऊर्जा पैदा की जा सकती है, तो यूरेनियम से जो है वैद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 23 में है कि किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? तो सोडियम क्लोराइड को जब जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, किसमें? जब सोडियम क्लोराइड को हम लोग सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन जाती है। कौन सा गैस? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन जाती है। और जिसका विलयन जो है, जब इससे विलयन प्राप्त होता है तो कौन सा विलयन प्राप्त होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन प्राप्त होता है। तो कौन से पदार्थ को अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? तो वह सोडियम क्लोराइड। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके 24 में है कि इनमें से कौन दिखता नहीं है? तो चंद्र दिखता है, मंगल दिखता है, शुक्र दिखता है, तो इसमें से राहु नहीं दिखता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में है कि विटामिन ए उपलब्ध होता है। विटामिन ए जो उपलब्ध होता है वो किसमें होता है? गाजर में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल। और विटामिन ए बी का जो खोज किया था किसने किया था? मैक्लोन ने। और विटामिन शब्द का जो दिया था किसने दिया था? फंक ने दिया था। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। विटामिन B12 का क्या होता है? साइनोकोबालामीन।
ये सारे पॉइंट है विटामिन से रिलेटेड, तो ये सभी पॉइंट को आप लोग माइंड में रखेंगे। और विटामिन B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। और विटामिन के का क्या नाम है? फिलाक्विनोन है विटामिन के का रासायनिक नाम। तो ये सारे पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 26 में है कि 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे कौन थे? JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी थे। यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 54वां अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और यह कब की थी? मेरठ में हुआ था यह अधिवेशन 1946 में। 1946 में 54वां अधिवेशन था किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, और यह मेरठ में हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता तो की थी किसने की थी? JB कृपलानी की थी। उसके बाद जो है 55वां अधिवेशन जो हुआ था जयपुर में 1948 ईस्वी में हुआ था, और उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? B पट्टाभी-रमैया किए थे। कौन किए थे? B पट्टाभी-रमैया ने किए थे। तो 55वां किए थे कब हुआ था? 1948 में। 54वां हुआ था कब? 1946 में। तो इनके बीच में हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में। तो 1947 में कौन होंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? तो कौन थे? JB कृपलानी ही थे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। और B पट्टाभी-रमैया जो है 1948 ईस्वी में जो कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे 1948 में 55वां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो वह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो जयपुर में हुआ था। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 27 में है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है? तो भारतीय नियोजन या आर्थिक नियोजन कहें, आर्थिक आयोजन कहें, तो एक ही बात है। तो भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है। तो इसमें से जो औद्योगिक वृद्धि है, क्योंकि यह तो आर्थिक से रिलेटेड है। रोजगार सृजन होगा तो क्या होगा? देश का विकास होगा। आत्मनिर्भर होंगे व्यक्ति तो इससे भी क्या होगा? देश का विकास होगा। आर्थिक समृद्धि आएगी हमारे देश में, औद्योगिक वृद्धि से आर्थिक समृद्धि आएगी, रोजगार सृजन से आर्थिक समृद्धि आएगी, और आत्मनिर्भरता से क्या कहते हैं? आर्थिक समृद्धि आएगी। तो ये तीनों जो है भारतीय नियोजन से संबंधित है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि नहीं है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होगी तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी? धीरे धीरे डाउन होगी, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि होने से पूरे देश की अर्थव्यवस्था में इफेक्ट पड़ता है। तो इनफैक्ट इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा ही गया है कि कौन जो भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है, तो ए नहीं है। जनसंख्या वृद्धि जो है भारतीय नियोजन का उद्देश्य नहीं है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 28 में है कि किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण, जिसको हम लोग पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है, तो वो कौन सी इकाई है? SDR। कौन सा है? SDR। और SDR का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट होता है। ड्राइंग राइट होता है। स्पेशल ड्राइंग राइट जो है SDR का फुल फॉर्म होता है। तो ये भी पॉइंट आप लोग माइंड में रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी को हम लोग SDR को ही कागजी स्वर्ण या पेपर गोल्ड के नाम से जारी करते हैं। और यह कौन जारी करता है? तो IMF के द्वारा जारी किया जाता है। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपके 29 में है कि राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव जो दिया था वो कौन सी समिति के द्वारा दिया गया था? तो वो चलैया समिति के द्वारा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपके 30 में है कि स्वचालित कारों में सामान्यतया कौन सा तेल लगता है? तो कौन सा तेल लगता है? पेट्रोल लगता है। पेट्रोल से जो है स्वचालित कारें चलती है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीजल का निष्कासन होता है। तो डीजल का निष्कासन किससे होता है? पौधों से होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 32 में है कि जल में बांध का उपयोग किया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता ही होगा कि जल में बांध का उपयोग किया जाता है। जल में कहीं या यहाँ पे नदी होगा तो नदी में बांध जो बनाया जाता है तो क्यों बनाया जाता है? ताकि वहाँ के आसपास के जो
कृषि का विकास है या कृषि की सिंचाई व्यवस्था है वह अच्छे ढंग से चल सके। तो जल में जो बांध बनाया जाता है उसका मुख्य उपयोग जो किया जाता है किसमें किया जाता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो कृषि के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वैसे तो जल में बांध जो है बिजली उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है, लेकिन आपके ऑप्शन में यह नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 33 में है कि 12मासी नदियों में जल कहाँ से आती है। तो 12मासी जो भी नदियाँ होती हैं उस नदियों में जल कहाँ से आती है, तो बर्फ के पिघलने से आती है, क्योंकि 12मासी नदियाँ जो भी होती है वह कोई ना कोई पहाड़ से संबंधित होती है। जैसे हमारे देश में जो भी 12मासी नदियाँ हैं वह जो है हिमालयन नदी है। कौन सी नदी है, हिमालयन नदी है। और सभी हिमालयन नदी को जो जल प्राप्त होती है हिमालय के बर्फ के पिघलने के पश्चात ही जल प्राप्त होती है, जिससे कि 12 माह जो है इन नदियों में जल रहती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। जस्ते से बनता है, जस्ते से क्या बनता है, आइए हम लोग देखते हैं कि जस्ते से क्या बनता है। जस्ते से क्या बनता है, तो जस्ते से जो है विद्युत बैटरी बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। आपके क्वेश्चन में 35 में है कि यूरेनियम से निम्न में से क्या बनता है। तो यूरेनियम से क्या बनता है, बिजली बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 36 में है कि कोयला का उपयोग होता है। तो कोयला का उपयोग हम लोग किस में करते हैं, जलाने में करते हैं, किस में, जलाने में करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके 37 में है कि हीरा अपरूप है। हीरा किसका अपरूप है, कार्बन का अपरूप है। और कार्बन के 2 अपरूप होते हैं मुख्य रूप से, हीरा और ग्रेफाइट, और एक फुलेरिन भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से जो होता है हीरा और ग्रेफाइट ही होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन 38 की ओर, और 38 जो है इस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो 38 में है कि चेचक का टीका कहाँ से प्राप्त होता है। तो चेचक का जो टीका प्राप्त होता है वह भेड़ों से प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो क्लियर। तो इस तरह से हम लोग जो है इस प्रैक्टिस सेट में जो टोटल 38 क्वेश्चन थे, इन सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे हम लोग पढ़े समझे। आई होप कि सारे क्वेश्चन आप लोग माइंड में सेट हो गए होंगे। यदि कहीं लगे कि अनसेट है मेरे माइंड में और हमको दोबारा पढ़ने की, रिविजन करने की ज़रूरत है, तो आप मल्टीपल टाइम्स देखिए और सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो बहुत ही आप लोगों को पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के पास इसको शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।